वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम आरपीएससी द्वारा 1 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का ऑफिशियल आंसर की जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। यह जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। ये सभी हम आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यानी इसमें गलत युग्म सत्तूर मध्य अरावली में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीन ऑप्शन जो सही है उनको हम पढ़ लेते हैं। कटरा दक्षिणी अरावली में आता है, दूरमरियाजी मध्य अरावली में आता है और महोरपुर उत्तरी अरावली में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है उससे लेकर जहाँ कम होती है उधर चलना है। तो इसका सही उत्तर है धौलपुर, राजसमंद और जालौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। इसका सही जवाब बनास, मैनाल, बेड़च है। प्रश्न नंबर 5, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का यह कितना प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत है 4.87। इसको हम गणित के माध्यम से भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका प्रतिशत निकालना बहुत आसान था। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? यानी बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ओडिशा में है और अभ्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसका उत्तर ओडिशा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। यह स्थापित हुआ था श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। यह संयुक्त उद्यम गुजरात तथा राजस्थान का है। उत्तर 2 सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि श्री गंगानगर में हुई। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में काला खूटा, लिलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? ये सभी मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 11, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर है? तो यह है झालावाड़ में। प्रश्न नंबर 12, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी वन्यजीव अभयारण्य और जिला बता रखा है। इसमें शेरगढ़ देखें तो शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित है। यानी कि बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, रामसागर वन विहार धौलपुर में है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। प्रश्न नंबर 13, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस्में हैं। ये संकर किस्में यानी माही कंचन मक्का की है और आरसीबी 911 बाजरे की संकर किस्में हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें और बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से है। तो यानी दोनों सही कथन है। पहला कथन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन, जो भी सत्य है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। अतः 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो वह थी
नवी अनुसूची। प्रश्न नंबर 16, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। यह कथन गलत है। अतः अब जो सही कथन है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में जो कथन सही हैं उनको पढ़ लेते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है, बिल्कुल ही अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। प्रश्न नंबर 17, नथमल जी की हवेली कहाँ है? नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। उत्तर नंबर 4 सही। प्रश्न नंबर 18, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो ये जो त्रुटिपूर्ण कथन है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। तो ये कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। तो राज्यसभा के संबंध में जो कथन सही है उनको हम पढ़ लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 18 का हम जो सही विकल्प है उनको पढ़ रहे हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकें आयोजित हुई हैं। प्रश्न नंबर 19, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सही कथनों को पढ़ेंगे। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। यह कथन सही नहीं है। अतः अब हम सही कथनों को पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो बातें सही हैं वो क्रमशः इस तरीके से हैं। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है और साथ ही में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित सूची P यानी निर्देशक सिद्धांत को सूची R यानी अनुच्छेद के साथ सुमेलित करना है। तो हम सुमेलित कर देते हैं। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए में व्यक्त की गई हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को अनुच्छेद 48 ए में व्यक्त किया गया है। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अतः कथन 2 सही हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित नहीं है? यानी जो नहीं है वो 12 है, बाकी सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धाराएं हैं सूचना आयोग के कार्य को और शक्तियों को प्रदर्शित करती हैं, वो अनुच्छेद क्रमशः 25, 19 और 18 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो वो था सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य बता रखे हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। अब जो सही कथन है उनको हम पढ़ लेते हैं। दोनों ही सही कथन है वैसे तो। पहला कथन है, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। बिल्कुल अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, हमें इसको सुमेलित करना है। सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में व्यक्त की गई है। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों को अनुच्छेद 149 में व्यक्त किया गया है। साथ ही संघ के खातों का प्रपत्र हम देखेंगे अनुच्छेद 150 में और ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151 में वर्णित है।
अतः कथन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखें। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? यानी जो कथन सत्य नहीं है वह बरकतुल्ला बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये कथन असत्य है। अतः राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में जो कथन सही हैं अब हम उनको पढ़ लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, बिल्कुल ली थी उन्होंने। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। साथ ही में सी एस वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। प्रश्न नंबर 26। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? वह हो सकती है 12। प्रश्न नंबर 27। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। प्रश्न नंबर 28। संविधान के अनुच्छेद 217 एक के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श उपरांत की जा सकती है? तो वह राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो वह राज्य पुनर्गठन आयोग था। प्रश्न नंबर 29 देखें। प्रश्न नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? जो हिस्सा नहीं है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है। अन्यथा ये सभी राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लिमिटेड के हिस्से हैं उनको हम पढ़ते हैं। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 31। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो वह जो था राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। प्रश्न नंबर 32 देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी विचार करके बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। साथ ही में आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ये सभी हम आंसर की आरपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की से ही बता रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए प्रश्न नंबर 33। तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो यह होती है राजस्व मंडल द्वारा। प्रश्न नंबर 34 देखिए। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो वह विषय है लोकायुक्त। प्रश्न नंबर 35। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट ट को हम के भी कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो 243 के पढ़ा जाएगा। अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। साथ ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। अतः कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिए। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो यह जोधपुर में सही है। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? हालांकि इस पर रीट लगाई जा सकती है क्योंकि इसका आंसर आरपीएससी ने अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना माना है, जबकि इसका वास्तविक आंसर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी इंदिरा रसोई योजना से संभवतया होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पर रीट लगाई जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है जिसको हम पढ़ लेते हैं, असत्य कथन को नहीं पढ़ा जा रहा है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो वह सूत्र है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है? कार्य जो हैं वो पब्लिक गुड वस्तु नहीं है, बाकी ये सभी पब्लिक गुड वस्तुएं हैं जिनके नाम हैं सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़कें। प्रश्न नंबर 41। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान देना है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं जिनको कि हम अब पढ़ने वाले हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती हैं, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। इसी तरीके से कथन बी भी सही है। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती हैं। प्रश्न नंबर 42। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही कथन को बताना है। तो यहाँ पर केवल हम एक ही कथन को देखेंगे जो सही है, हम गलत कथन को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम केवल सही कथन को पढ़ लेते हैं। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? जो नहीं है हम उसको नहीं पढ़ते हैं, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना ये इस विकल्प का चयन नहीं है। अतः जो साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प हैं उनको हम पढ़ते हैं। उधार सीमा यानी मार्जिन में परिवर्तन करना, साख राशनिंग और नैतिक दबाव। हालांकि इस प्रश्न पर भी रीट लगाई जा सकती है क्योंकि इसका संबंध मेरे हिसाब से साख राशनिंग होना चाहिए। अतः उत्तर सी यानी कि उत्तर नंबर 3 हो सकता है। चलिए फिलहाल तो आरपीएससी ने इसको माना है तो हम इसी को मान के चलते हैं। प्रश्न नंबर 44। औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वह है भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। यह कथन गलत है क्योंकि वो तो 20% हिस्सेदारी रखता है। अब हम सही कथनों को पढ़ लेते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर आता है। साथ ही में औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। प्रश्न नंबर 45। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो यह भारत का क्रम 126 है। प्रश्न नंबर 46। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम देखें तो कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है हम उसको नहीं पढ़ करके केवल सही जो कथन है उनको पढ़ लेते हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम देखें तो यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान रखता है। साथ ही में वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा स्थान रखता है। वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? जो उपकरण नहीं है वह ब्याज दर है। बाकी राजकोषीय नीति के उपकरण सार्वजनिक व्यय भी हैं, हीनार्थ प्रबंध भी है यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग भी है और करारोपण भी यानी टैक्सेशन भी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग
राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो वह है 5.18%। प्रश्न नंबर 49। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? अब हम जो कथन सही हैं उसी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उत्तर नंबर केवल बी बनेगा। तो इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 50। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में जो कथन सही नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इस संदर्भ में जो कथन सही है हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यह कथन सही है। साथ ही में इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है और इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख के ऋणों पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 51 देखिए। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि जीएसवीए में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो वह क्षेत्र है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। प्रश्न नंबर 52। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि जीएसवीए स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो वह क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 53। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है? तो वह है विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 54। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना यानी कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो वह है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 55। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 56। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? इसको अधिनियमित किया गया 2005 में। प्रश्न नंबर 57। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? आरपीएससी ने इसका आंसर मिशन वात्सल्य योजना माना है, जबकि इस प्रश्न पर भी रीट लगाई जा सकती हैं क्योंकि इसका वास्तविक उत्तर हम देखें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या इंदिरा गांधी मातृत्व योजना हो सकता है। इस प्रश्न पर रेट लगाई जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 58 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो आरपीएससी ने इसका आंसर मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना माना है। प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी यानी कि नारकोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो वह है मार्फिन। प्रश्न नंबर 60 देखिए। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने का तरीका अवतल एवं उत्तल लेंस है। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए यानी मायोपिया के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो वह योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन यानी कि
PMRM हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। डिजिटल जानकारी के लिए माप की जो निम्नलिखित इकाइयाँ बता रखी है उनको हमें व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले छोटी इकाई, उसके बाद बड़ी, और बड़ी इस क्रम में हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा बिट, बिट के बाद में आएगा बाइट, बाइट के बाद में किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आएगा गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद में आएगा टेराबाइट। ये इसका क्रम था, अतः इसमें FBACED क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 अगस्त 2023 के LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल दृश्य सीमा से परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रश्न नंबर 64 देखिए, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 यानी टेलियोस 2 तथा लुमलाइट 4 को प्रमोचित यानी लॉन्च किस लॉन्चर से किया गया? उस लॉन्चर का नाम बताना था हमें। तो उस लॉन्चर का नाम है PSLV C55। प्रश्न नंबर 65। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएं जो हैं वैसी की वैसी बनी रहती हैं, तो यह संरचना क्या कहलाएगी? इस संरचना का नाम होगा क्वांटम वेल। प्रश्न नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल का नहीं है? तो हम जानते हैं कि MP4 वीडियो चलता है, AVI वीडियो में आता है, MOV भी वीडियो में चलेगा, लेकिन MP3 हम जानते हैं MP3 हम केवल संगीत को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अतः MP3 ये तो सबसे सरल प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन के संदर्भ में हमें गलत कथन का चयन करना था, लेकिन हम गलत कथन को पढ़ेंगे नहीं, हम केवल सही कथनों को पढ़ लेते हैं। हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल हम दोनों स्रोत प्राप्त करते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं और साथ ही में प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 68। ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन कौन सा होगा? तो उसमें A भी नहीं होगा और B भी नहीं होगा। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो डेंगू रोग जो है जीवाणुवीय नहीं है, बाकी सभी ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जैसे डिप्थीरिया है, प्लेग और न्यूमोनिया। प्रश्न नंबर 70। प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है, वो है फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम। प्रश्न नंबर 71। NTU मापने की इकाई कौन सी है? तो NTU को मापने की इकाई जल की आविलता यानी कि टर्बिलिटी है। प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक जगह में नहीं हुआ था? लाइकेन जो है वो प्रदूषित जगह में नहीं उगता, बाकी स्यूडोमोनास, शैवाल और जिम्नोस्पर्म ये सभी प्रदूषित जगह में पनपते हैं। प्रश्न नंबर 73। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर हैं? तो यह केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 74। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषक द्वारा अनुमानित जो उत्पादन है वो कितना है? 20% है। प्रश्न नंबर 75। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र अवस्थित है बीकानेर में। प्रश्न नंबर 76। इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी कि श्री अन्न फसलों का है? तो वह है ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। प्रश्न नंबर 77। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? तो वह योजना राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है। प्रश्न नंबर 78। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे जोबनेर में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 79। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, यानी जिसको हम नया नहीं बना सकते, पुनः एक बार खर्च होने के बाद में इसको हम दोबारा निर्मित नहीं कर सकते? तो वह है जीवाश्म ईंधन। क्योंकि इमारती लकड़ी हम अगर पेड़ पौधे उगाएंगे तो इमारती लकड़ी हमें मिल सकती है,
सौर ऊर्जा हमें सूर्य से रोजाना ऊर्जा प्राप्त होती है, और पवन से चलने वाली ऊर्जा यह भी हमें नियमित रूप से मिल सकती है, लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार समाप्त हो गया तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इसमें जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और हम बताना है कि कथन के आधार पर बताना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। हम मजबूत तर्क को ही देखेंगे, हम जो तर्क मजबूत नहीं है हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। कथन देखिए, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजन से बदल देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। अतः केवल तर्क एक मजबूत है, हम दो को नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 81, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं एक और दो दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय करना है कि कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है, यानी कथन के आधार बताना है कि हमें कौन सी धारणा को सही माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही धारणा अंतर्निहित होगी, लेकिन पहले कथन को पढ़ते हैं। यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक होती है, बिल्कुल। अगर समय पर वर्षा ही नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। और साथ ही में आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं। तो यहाँ पर ये कथन वैसे तो खास तौर पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 की। यहाँ पर भी हमें दो कथन दिए हुए हैं। कथन एक दिया हुआ और कार्रवाई दो दे रखी है। जो कार्रवाई सबसे कारगर है यानी अच्छी है, हम उसी को हम देखते हैं। कथन पढ़ते पहले, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी है। तो हम इसकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुनः एक कथन के बाद में दो निष्कर्ष बता रखे हैं। इस कथन में जो जानकारी दे रखी है हम उसको सही मानते हुए निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कथन दिया हुआ है, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त के नगर ए नागरिकों से कहा गया, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। तो यहाँ पर कोई भी कथन जो है वो लागू नहीं हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 84, निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या बनेगा? तो इसका अगला पद बनेगा I-27/2 R-162। ये अब कैसे हुआ मैं तो जानता नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85, एक निश्चित कूट भाषा में एबोन्डोनमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, साथ ही में एस्टेब्लिश्ड को इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हम जर्मीन जर्मिनेशन को कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप देखिएगा, इन सभी में आपने नोटिस किया होगा 11-11 लेटर है। तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले जो छठा लेटर है उसको देख लें, और छठे लेटर के जो बाईं ओर अक्षर लिखे हुए हैं उनको उल्टा कर दें, और इधर से भी दाईं ओर से भी उल्टे कर दें। इस तरीके से हमें ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 86, एक परिवार में 8 सदस्य ई, एफ और जी की माता है, ए ई का जवाई है, सी जी की पुत्री है, डी सी के नाना है, डी के एक पुत्र और एक पुत्री हैं, एच जी की भाभी है, बी एफ की भांजी है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जीजा साला हो जाएगा। आप ये रिश्तों नातों से आप संबंध निकाल के देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 87, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बिना एक दूसरे से 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बिना रेखा और बिना के बीच में कहीं पर खड़ी हुई हैं। पिंकी रेखा से 5 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में खड़ी हैं। रेखा बिना से 18 मीटर पश्चिम दिशा में खड़ी है। यामिनी बिना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? न्यूनतम दूरी की बात करें तो इनमें 23 मीटर आ जाती है। हालांकि अगर अधिकतम दूरी पूछी जाती है मेरे हिसाब से इसमें 31 मीटर होता, अधिकतम होता तो। हालांकि न्यूनतम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 88 देखें, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी और यू के मध्य एक व्यक्ति है, वी पी की एकदम दाईं ओर है, क्यू यू के एकदम बाईं ओर है। एस और पी के मध्य एक व्यक्ति है, एस वी का पड़ोसी नहीं है। वी और यू के मध्य दो व्यक्ति हैं, आर पी के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति व्यक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन के आधार पर आप जो है इसको क्रिएट कर लीजिएगा। पहले व्यक्ति को बीच में बिठा लीजिएगा, और जो कथन दे रखे हैं उन कथनों के आधार पर आप चलते जाइएगा। आप सही आंसर कर पाएंगे। आंसर नंबर इसका 4 बनेगा, यानी कि वी।
एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों को यहाँ व्यंजनों को क्या कहा गया है, न कि स्वरों को शामिल नहीं किया गया इसमें। आप व्यंजन पे गौर कीजिएगा। प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, केवल व्यंजनों को लिख लेंगे। व्यंजन 21 होते हैं, आप 21 व्यंजनों को पहले लिख लें और उस कागज को पीछे की तरफ मोड़ करके देखें, आपको जो अक्षर सेम वैसे ही नजर आए, पीछे से भी आपको वही दिखाई दें, वो इसका आंसर बनेगा, यानी कि उत्तर नंबर आपके 7 बनेगा। 90। 64 गनों से एक ठोस गन बनाया गया है, यानी 64 छोटे छोटे गन थे, उनसे एक बड़ा गन बना दिया गया है। कितने छोटे गन किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे? तो वो 8 गन ऐसे होंगे जो दिखाई नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 91। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यदि इसके बाद में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को जो है 4,000 रुपये दे दिए जाते हैं, इसके अनुसार हम देखते हैं तो उनके पुरस्कार इस तरीके से हो जाते हैं, 5:6:7 में हो जाते हैं। हमें बी को निकालना है, बी को कितना मिलेगा, तो बी को 8,000 रुपये मिलेंगे। आप देख लीजिएगा इसमें अनुपातों में 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 12,000, क्योंकि चार चार तीनों के हो जाएंगे, इक्वल टू 5x प्लस 6x प्लस 7 करके एक्स को एक तरफ लेके और वाई को एक तरफ करके आप बी का निकाल लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 92। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में त्रुटि जो है हुई वो कितने प्रतिशत हुई? तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे आसान तरीका होगा कि आप कुछ संख्या ले लें, जैसे 5/3 इंटू अपने 600 ले लिया या फिर 15 ले लिया, कोई संख्या ले लीजिए। जैसे मैं 15 ले लेता हूँ, 15 लेने का मतलब ये होगा यहाँ पे कि 5/3 इंटू 15 करोगे तो आप तीनों पंजे 15 यानी 25 बनेगा। फिर आप 3/5 इंटू 15 करोगे तो इसका 9 बनेगा। तो 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 की त्रुटि हुई 25 पर, तो हमें देखना है 100 पर कितनी हुई, 100 पर हो जाएगी 64 की, अतः 64% आंसर सही बनेगा। आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 93। 400 लड़कों के समूह में एक हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी खेलों को खेलते हैं, यानी तीनों खेलों को खेलते हैं? तो इसको वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, इसके 20 उत्तर आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 94। यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप इसको संख्या के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करें तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा 8t बराबर 3√3s। टी मतलब ट्राइंगल, एस मतलब स्क्वायर। तो आप एक वृत्त बना करके उसके अंदर एक वर्ग, और वर्ग के उसी से हम देखें तो जो वर्ग की भुजा होगी उसके बराबर ही समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। तो अतः इन दोनों में जो अंतर आएगा, आप संख्या के माध्यम से करके देखें तो जल्दी आपके आंसर आ सकेंगे। प्रश्न नंबर 95। निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों को एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को, मतलब 4 पारी उन्होंने खेली होगी PQRS, और उनके द्वारा जो प्रथम और द्वितीय पारी जो इन्होंने खेली हैं, रन बनाए और गेंदें कितनी खेली, रन बनाए कितनी गेंदें खेली, उसके आधार पर इन्होंने बना रखा है। तो उस आधार पर अगर हम इसको सोल्व करें तो चारों के हमें औसत निकालना पड़ेगा, जिसका औसत सबसे ज़्यादा आता है वही इसका उत्तर बनेगा, अतः यहाँ पर Q बन जाएगा। अब देख लीजिएगा उसको सोल्व करके। प्रश्न नंबर 96। यदि निम्न बंटन की माध्यिका A और बहुलक को B माना जाए, जो कि संबंध 7b-a बराबर 9c को संतुष्ट करता है, तो c का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माध्यिका और बहुलक दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को सूत्रों के माध्यम से रख के मान रखते हुए c का मान आराम से निकाल लेंगे। आप इसको माध्यिका का सूत्र और बहुलक का सूत्र लगा के सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 97। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूल्य को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों में जो वर्षों के बाद अंतर, 2 वर्षों के बाद जो अंतर आता है वो 480 का आता है, तो कुल मूलधन हमें निकालना था। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
कि इसमें आप कभी भी आप संख्या को रख लीजिए। संख्या का मान रखने से सवाल जल्दी से सोल्व आसानी से हो जाता है। तो फिलहाल इसका उत्तर 12,000 मिलेगा। आप इसमें संख्या रख के देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 91, चार संख्याओं के गुणनफल की 5 एवं 10 से जो विभाजित होने की प्रायिकता है वो कितनी होगी? तो इसमें 369/625 होगी। अब मुझे पता नहीं इसमें कैसे आंसर आएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, ये उत्तर माना है आरपीएससी ने, हम मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 99, राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? तो ये है 44। प्रश्न नंबर 100, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह स्थापना जोधपुर में की जाएगी। प्रश्न नंबर 101 देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो वह है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 102, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो वह है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 103, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार से बिठाना है कि कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि एम बड़ा है एन, तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भी आप एक लॉजिक लगा करके संख्या का अनुमान लगा के लिख सकेंगे। तो इसका आंसर बनेगा m+1 बटा m-n+1। हालांकि मुझे पता नहीं कैसे सोल्व किया इन्होंने भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 104, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। पुनः आप देखिए प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके हमें बताना है, सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन है दोनों ही सत्य हैं। अब देखिए, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। कथन नंबर 2, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। प्रश्न नंबर 106, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना। वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो वह करते हैं त्रिनिडाद एवं टोबैगो से। प्रश्न नंबर 107, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। उस किस्म का नाम क्या है? तो यूरिया की उस किस्म का नाम यूरिया गोल्ड है। प्रश्न नंबर 108, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो यह की गई स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो वह है देवीलाल महिया। प्रश्न नंबर 110 देखिए, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीद पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो वह दिल्ली में किया गया। 111 नंबर देखिए, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो वह है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 112, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वह है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। प्रश्न नंबर 113, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो वह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ उदयपुर में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 114, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 115, 12 अगस्त 2023 को भारत ने
हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया? यह मैच किस जगह खेला गया? तो उस स्टेडियम का नाम बताना था हमें, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। प्रश्न नंबर 116, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त किया, पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, उनका संबंध किस खेल से है? तो उस खेल का नाम है निशानेबाजी। प्रश्न नंबर 117, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 118, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हार गई? वह उज्बेकिस्तान से हार गई। प्रश्न नंबर 119, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो वह है रेड टोंक। प्रश्न नंबर 121, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वह था वत्सराज। प्रश्न नंबर 123, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाबिया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो वह थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित। प्रश्न नंबर 124, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 को। प्रश्न नंबर 125, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार पद पर कार्यरत थे? वो थे जाडोल से। देखो नीचे ऊपर जाडोल भी आ गया। प्रश्न नंबर 126, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागपुर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो इन तीनों में समानता यह है कि ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पर मिले हैं। प्रश्न नंबर 127, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो वह था सवाई जहसी का। प्रश्न नंबर 128, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था, इसका जवाब है जसनाती सिद्ध। प्रश्न नंबर 129, कुवलई माला नामक जो कथा संग्रह है में कितनी भाषाओं का नामोल्लेख किया गया है? तो वहां पर 18 भाषाएं बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 130 देखिए, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक शिवदास चारण हैं, जिसको कि चारण पहले दे दिया गया, शिवदास बाद में दे दिया गया, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया। प्रश्न नंबर 131, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? जो गलत है हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, जो सही सही है उनको पढ़ लेते हैं। रामदेव जी रामदेवरा संबंध रखते हैं, तेजा जी खड़नाल से, बाबू जी कोलू से। प्रश्न नंबर 132, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पर आयोजित होता है? चंद्रभागा जालरापाटन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? जो गिरि दुर्ग नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी सभी गिरि दुर्ग को हम पढ़ लेते हैं। गिरि मतलब पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। गागरोन का तो जल दुर्ग कहलाता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी तीनों ही गिरि दुर्ग में आते हैं, जैसे जालोर का दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और सिवाना का दुर्ग, जो हमें कथनों में दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो वह थे जगतपति जोशी, जिसको शॉर्टकट में JP जोशी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 135, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया?
तो वह था वाकाटक वंश। प्रश्न नंबर 136, बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो वह है शुंगकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण। प्रश्न नंबर 137, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। प्रश्न नंबर 138, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो वह थे अल्लसानी पेरन्ना। प्रश्न नंबर 139, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो वह था पंचमहल। प्रश्न नंबर 140, राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर से। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की? तो वह थी 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 142, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 143, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो जो सदस्य थे उनके नाम पढ़ते हैं हम। जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये सभी थे, लेकिन सर तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। प्रश्न नंबर 144, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? उत्तरी सागर में गिराती हैं। प्रश्न नंबर 145, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो वह थे सुहरावर्दी। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप। हमें यहाँ पर कथनों पर विचार करके बताना है कौन से कथन सही हैं, और जो कथन सही है हम उन्हीं को पढ़ेंगे, जो कथन गलत है हम उनको नहीं पढ़ेंगे। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही में नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। फुलू की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित हैं। अतः ACOD कथन सही हैं। पुनः हमें सही कथन की पहचान करनी है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक, यानी कि ACOD कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 149, कौन सा सुमेलित नहीं है? हम पुनः जो सुमेलित नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो सुमेलित है यानी भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, पुलिकट तल तमिलनाडु में है और साथ ही में लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। अब हम देखेंगे अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? चूंकि जो नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। सिनसिनाटी, इंडियाना पोलिस प्रदेश, ग्रेट कान्हावा घाटी प्रदेश और मिशिगन झील प्रदेश, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन बजा दें ताकि आपको और भी इसी प्रकार की जानकारी हो तो समय पर सूचना मिल सके। शुक्रिया।